हिंदी शोधमाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम बात करेंगे काव्य शास्त्र और काव्य शास्त्र के अंतर्गत काव्य लक्षणों की बात करेंगे आज हम। तो उससे पहले जानते हैं कि काव्य किसे कहते हैं। काव्य शास्त्र, काव्य और शास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है काव्य शास्त्र, जिसमें काव्य का अर्थ है कविता या फिर कवि द्वारा रचित पद्यात्मक किंतु भावपूर्ण और रसपूर्ण रचना, या ये कहें कवि की रचना को हम काव्य कहते हैं। कवि जीवन और जगत की अनुभूति को शब्द और अर्थ के सामंजस्य का आधार लेकर अपनी प्रतिभा के बल पर जो है रमणीय, रसात्मक और आह्लादकारी बनाकर प्रस्तुत करता है, उसकी पुनः सृष्टि करता है और उसकी अभिनव जो सृष्टि होती है, जो नवीन सृष्टि करता है, वह काव्य कहलाता है। और शास्त्र से आशय है, शास्त्र का शाब्दिक अर्थ है कोई ऐसा ग्रंथ या कोई ऐसा शास्त्र जिसमें जो है नीति और आचार की बातें निर्धारित की गई हों। अगर हम सामूहिक रूप पर सम्मिलित रूप में अगर हम बात करें काव्य शास्त्र की, तो कोई ऐसा ग्रंथ जिसमें काव्य की नीति और आचार की बातें निर्धारित की जाती हूं, काव्य शास्त्र कहलाता है। तो काव्य शास्त्र काव्य और साहित्य का दर्शन तथा विज्ञान है। ये काव्य का साहित्य और काव्य और साहित्य का दर्शन भी है और विज्ञान भी है, क्योंकि उसको व्यवस्थित भी करता है और उसके बारे में बताता भी है। यह काव्य कृतियों के विश्लेषण के आधार पर समय समय पर उद्भावित सिद्धांतों की ज्ञान राशि है, और जो काव्य कृतियों का विश्लेषण करने के आधार पर जो समय समय पर नए नए सिद्धांत उद्भावित होते हैं, उनकी ज्ञान राशि है। काव्य शास्त्र के लिए पुराने नाम जो है वो साहित्य शास्त्र और अलंकार शास्त्र है। पूर्व में इसको साहित्य शास्त्र, अलंकार शास्त्र कहा जाता था, और साहित्य के व्यापक वाङ्मय को समेटने के कारण इसे समीक्षा शास्त्र भी कहा जाता है। ये साहित्य के संपूर्ण साहित्य को जो अपने आप में समेटे रहता है और उसकी समीक्षा करता है, जिस कारण से इसे समीक्षा शास्त्र भी कहा जाता है। अब होता क्या है कि हर अलग अलग युग में काव्य की अलग अलग परिस्थितियां रहती है और काव्य अलग तरीके का रचा जाता है, या काव्य की अलग तरीके की रचना होती है, क्योंकि जैसी परिस्थितियां होगी वैसा ही काव्य रचा जाएगा। अगर काव्य का पैमाना बदल रहा है तो हमें काव्य के लिए जो काव्य शास्त्रीय सिद्धांत है उन पर भी लगातार परिवर्तन होता है। जैसा कि आप जानते हैं, आदिकालीन काव्य की अलग परिस्थितियां थी, उस समय की अलग भूमिका थी काव्य में, और आज जो है काव्य की अलग स्थितियां हैं। तो दोनों काव्यों को हम एक समान रूप से जो है उनका मापन नहीं कर सकते हैं, उनका मूल्यांकन नहीं कर सकते। इसीलिए जो है युगानुरूप परिस्थितियों के अनुसार काव्य और साहित्य का कथ्य और शिल्प बदलता रहता है। कथ्य और शिल्प आप जानते हैं, कथ्य विषय और शिल्प से आशय है रस, छंद, अलंकार, इन सब जो है काव्यांगों का हम किस प्रकार से प्रयोग करते आ रहे हैं। इस प्रकार से जो है लगातार कविता बदलती रहती है। आज छंद मुक्त लगभग चल रहा है, पहले छंदों में बधी रहती थी कविता। लत है काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों में भी निरंतर परिवर्तन होता रहा है। तो जैसे जैसे कविता बदलेगी वैसे वैसे उसके सिद्धांत भी बदल जाएंगे, वैसे वैसे उसके मूल्यांकन या आलोचना की जो है दृष्टि भी बदल जाएगी। तो इस आधार पर हम देखते हैं, हम सबसे पहले जो है काव्य लक्षणों की बात करते हैं। काव्य लक्षणों में जो है काव्य लक्षणों में हम बात करेंगे संस्कृत के जो आचार्य हैं उन्होंने काव्य के संबंध में क्या बात की है, या काव्य कैसा होना चाहिए। कुछ बातें ऐसी होंगी जो आज भी समीचीन होंगी, कुछ बातें ऐसी होंगी जो आज के काव्य के लिए जो है पूर्ण रूप से समीचीन नहीं होंगी। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले मम्मट के अनुसार मम्मट क्या कहते हैं। मम्मट कहते हैं तद दोषौ शब्दार्थौ सगुणा वन लंकृति पुनः क्वापि, दोषों से रहित, गुणों से युक्त और कहीं कहीं अलंकारों के अभाव से युक्त शब्द और अर्थ जो है वह काव्य है या काव्य कहलाता है। मम्मट आप जानते हैं कि मम्मट ने जो है काव्य प्रकाश की रचना की थी। ये ध्यान देना जरूरी है, मम्मट जो है मम्मट की रचना है काव्य प्रकाश। ये अक्सर पूछा जाता है आपसे, दो चीजें पूछी जा सकती है प्रतियोगी परीक्षाओं में, एक काव्य से जो है इनका लक्षण, दूसरा जो है इनकी रचना। तो मम्मट जो है, मम्मट ने दो बातें कही है। पहली बात
की शर्त यह है कविता की, उसमें दोष नहीं होना चाहिए। दोष किस प्रकार से? श्रुति कटित्व नहीं हो सकता है, क्लिष्टत्व नहीं, कठिन नहीं होना चाहिए, सुनने में दोष नहीं लगना चाहिए, अश्लीलत्व नहीं होना चाहिए, ये सारे दोष जो है कविता में नहीं होने चाहिए। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि गुणों का सहभाव भी हो। वो बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति देखने में सुंदर है, उसका आकार भी ठीक है, तो इतने मात्र से उसे हम सुंदर नहीं कहेंगे, तो उसमें कुछ गुणों का होना भी जरूरी है, शीलता होनी चाहिए उसमें, या उसका आचार व्यवहार बिल्कुल ठीक होना। वैसे ही कविता के लिए भी उन्होंने कहा है कि कविता में जो है केवल गुणों का से रहित होना जरूरी नहीं है, उसमें कुछ जो है ना, क्या बोलते हैं, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, कि उनका मानना यह है कि जो काव्य है उसमें दोषों से रहित होना ही अपने आप में गुण नहीं है, क्योंकि उसमें उनके कुछ गुण भी होने चाहिए। जैसे व्यक्ति में कुछ वीरत्व औदार्य के गुण होते हैं, उसी प्रकार जो है कविता भी हमारी ओज वाली गुण वाली हो सकती है, माधुरी गुण वाली हो सकती है, गुणों से युक्त भी कविता को होना आवश्यक है। तो इन्होंने बात की कि काव्य में एक तो दोष रहित होना चाहिए, दूसरा गुणों से युक्त होना चाहिए। नंबर 2 है हेमचंद्र। हेमचंद्र जो है एक व्याकरणाचार्य रहे हैं, ये समाज सुधारक रहे हैं, धर्माचार्य रहे हैं, गणितज्ञ रहे हैं, चिंतक रहे हैं, योग शास्त्र के ज्ञाता रहे हैं, साथ ही साथ जैन धर्म के जो है अनुयायी होने के साथ साथ जैन धर्म दर्शन के बारे में बहुत बड़े जो है विद्वान रहे हैं, जानकार रहे हैं उसके। इनकी रचना है शब्दानुशासन, ये आप जरूर ध्यान दीजिए। हेमचंद्र की रचना है शब्दानुशासन। शब्दानुशासन की रचना की इन्होंने, व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है, और इन्होंने काव्य के संबंध में कहा अदोषव सगुणव सालंकारव च शब्दार्थव काव्यम। तो इन्होंने कहा कि दोषों से रहित होना चाहिए, वही बात जो मम्मट ने लगभग की थी, गुणों से युक्त और साथ ही साथ अलंकारों से युक्त शब्द जो है, शब्द और अर्थ को काव्य कहते हैं। ऐसा शब्दार्थ जिसमें गुण हो, दोषों से मुक्त हो और अलंकारों से युक्त हो, ऐसी रचना को हम काव्य कहते हैं। उन्होंने कहा कभी कभी अलंकार हो सकते हैं, उन्होंने कहा कि अलंकार बहुत जरूरी है हेमचंद्र ने। नंबर 3 बात करते हैं, नंबर 3 में आते हैं विद्यानाथ। विद्यानाथ जो है कहते हैं, विद्यानाथ काव्य के संबंध में गुणालंकार सहित शब्दार्थव दोष वर्जित काव्यम। तो जो है गुण और अलंकार से युक्त दोष रहित शब्द और अर्थ को काव्य कहते हैं। इन्होंने भी वही बिल्कुल हेमचंद्र की बात कही है कि गुण और अलंकार ने एक चीज जोड़ दी, गुण, उसमें गुण भी होने चाहिए। गुण और अलंकार से युक्त दोष रहित शब्द और अर्थ को काव्य कहते हैं। विद्यानाथ की रचना है एकावली, ये ध्यान देना है हमें। विद्यानाथ की जो रचना है वो है एकावली। एकावली की रचना की इन्होंने, और उसके बाद आगे बात करते हैं अब बात करते हैं पंडित राज जगन्नाथ की। पंडित राज जगन्नाथ कहते हैं रमणीयार्थ प्रतिपादक है शब्द है काव्यम। ऐसा शब्द विधान जिससे रमणीय या चमत्कारी अर्थ प्रतिपादित हो। तो ऐसा जो है, जो शब्दार्थ या ऐसा शब्द विधान है, ऐसा शब्दों का विधान बनाना चाहिए, होना चाहिए कविता में, जो चमत्कारी अर्थ प्रतिपादित करे, जो चमत्कारी अर्थ जो है उत्सर्ग करे, जो निकले, जिससे ऐसा अर्थ निकले जो चमत्कारी हो। तो इनकी रचना है, विश्वनाथ का पूरा नाम जो है, विश्वनाथ महापात्र है इनका नाम। इनका पूरा नाम जो है विश्वनाथ महापात्र। ये संस्कृत के आचार्य रहे हैं, महापात्र है इनका नाम, और ये संस्कृत काव्य शास्त्र के मर्मज्ञ हैं। और इन्होंने जो रचना जो है, अनेक ग्रंथों की रचना की इन्होंने, उनमें प्रमुख रूप से जो है साहित्य दर्पण इनका प्रमुख ग्रंथ है विश्वनाथ का। पंडित जगन्नाथ की बात करें, जगन्नाथ का जो है, जगन्नाथ विश्वनाथ के रस गंगाधर की रचना इन्होंने की थी, और मैं थोड़ा सा रस गंगाधर की रचना की थी इन्होंने, विश्वनाथ ने रस गंगाधर की रचना की है। और रस गंगाधर की रचना करने के साथ साथ जो है इन्होंने विश्वनाथ के जो, विश्वनाथ की बात करेंगे, विश्वनाथ का जो काव्य लक्षण है उनका इन्होंने विरोध किया है कि ऐसा नहीं हो सकता है। वो कहे, उनका जो है
क्योंकि विश्वनाथ ने कहा था वाक्यम रसात्मकम काव्यम, जो है रसात्मक वाक्य को काव्य कहते हैं। तो इन्होंने विश्वनाथ का विरोध किया, आलोचना की कि ऐसा नहीं हो सकता है कि हम सिर्फ और सिर्फ जो है रसात्मक वाक्य को ही अगर हम काव्य मानते हैं तो जो ग्रंथ जो है, जो कविता जो है अलंकार के आधार पर लिखी जाए तो क्या उसको हम कविता ना कहें, ये उनका मत था। तो उन्होंने जो है इसका विरोध किया है। तो हम विश्वनाथ की बात कर लेते हैं। ये थोड़ा सा मिस हो गया था। पंडितराज जगन्नाथ की रचना है रसगंगाधर, और विश्वनाथ का पूरा नाम है विश्वनाथ महापात्र, और इनकी जो रचना है विश्वनाथ की रचना वह है साहित्य दर्पण। विश्वनाथ की रचना साहित्य दर्पण इनकी रचना है। और उसके साथ साथ इन्होंने जो है काव्य प्रकाश की टीका लिखी, काव्य प्रकाश की टीका लिखी जिसका नाम इन्होंने काव्य प्रकाश दर्पण भी रखा। और ये रस को ही काव्य की आत्मा मानने के जो है पक्ष में है। उन्होंने रस को ही काव्य की आत्मा माना है, काव्य के लिए जरूरी तत्व माना है, जिसका विरोध पंडितराज जगन्नाथ ने किया अपने लक्षण में। तो इसके बाद आता है नंबर आता है भामह का। भामह जो है संस्कृत के प्राचीन आचार्य हैं या काव्य शास्त्र के प्राचीन जो उद्भावकों में से एक रहे हैं, जिनको हम अलंकार के प्रणेता, अलंकार सिद्धांत के प्रणेता भी मानते हैं। भामह जो है उनका कुण्य कहा है शब्दार्थौ सहितौ काव्यम। उनका कहना है शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, शब्द और अर्थ मिलकर ही काव्य होता है, या फिर शब्द और अर्थ का सहभाव काव्य है, ये भामह ने कहा। भामह जो है उनका जो काव्य के संबंध लक्षण है वो बहुत संक्षिप्त होने के कारण जो है वो काव्य के स्वरूप को नहीं स्पष्ट कर पाता है, इसीलिए इसे जो है पूर्ण रूप से नहीं माना जा सकता है। इन्होंने बहुत छोटा जो है दिया। और भामह की रचना है काव्यालंकार। भामह ने जो है काव्यालंकार की रचना की। काव्यालंकार, आपको इनसे दो तीन चीजें ध्यान रखनी है। काव्यालंकार इनकी रचना है और इनका काव्य लक्षण है शब्दार्थव सहितव काव्यम, ये इनका लक्षण हो गया। और नंबर तीसरी चीज जो है इनका ध्यान देना है आपको, यह है अलंकार सिद्धांत के, अलंकार के जो है ये प्रणेता माने जाते हैं। अलंकार सिद्धांत की प्रणेता है भामह। भामह के लिए तीन बात है। नंबर एक, शब्दार्थ और सहितव काव्य। भामह ने शब्द और अर्थ के सहभाव को काव्य कहा है। भामह की रचना काव्य अलंकार है और अलंकार जो है सिद्धांत के प्रणेता है। ये आपको ध्यान देना है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। अगला है दंडी। दंडी कहते हैं शरीरम तावदिष्ठार्थम व्यवच्छिन्ना पदावली, अर्थात मनोरथ अर्थ से विभूषित शब्दावली ही काव्य का शरीर है। अब ये बात करते हैं कि हमारे जो मनोरथ है, हमारे मन का जो मनोरथ है हमारा, उस अर्थ को विभूषित करे, उस अर्थ को प्रयुक्त हो, ऐसी शब्दावली काव्य का शरीर होती है। दंडी जो है 9वीं 7वीं 8वीं सदी के माने जाते हैं और इनका जो ग्रंथ है वह है काव्यादर्श, दश कुमार चरित। दंडी ये दो ग्रंथ प्रमुख रूप से मिलते हैं, एक है दश कुमार चरित और दूसरा है काव्यादर्श। प्रमुख रूप से काव्यादर्श जो है ये आपका काव्य शास्त्र से संबंधित इनका ग्रंथ है। तो उन्होंने जो है ऐसे शब्दावली को, ऐसे पदावली को जो है काव्य का शरीर माना है जो हमारे मनोरथ अर्थ से विभूषित हो, जो हम कहना चाह रहे हैं, जो हमारा मनोरथ है उसको जो अभिव्यक्त करे, ऐसी शब्दावली, ऐसी पदावली जो है वो काव्य का शरीर होती है, काव्य है। अगले हैं वामन। वामन कहते हैं काव्य शब्दो अयम गुणालंकार संस्कृत्यो शब्दार्थियो वर्तते। गुण तथा अलंकार से संपृक्त शब्द तथा अर्थ काव्य है। ऐसा शब्दार्थ जिसमें गुण हो, अलंकार से परिपूर्ण हो, ऐसे शब्दार्थ को हम काव्य कहते हैं। इन्होंने पहली चीज गुण की बात की है, क्योंकि जो वामन है वो रीति का जो है रीति सिद्धांत के प्रणेता है, नंबर एक वामन। और अपने लक्षण में जो है उन्होंने शब्द और अर्थ के सहभाव के साथ साथ गुण और अलंकार की भी बात कही है। वो कहते हैं कि शब्द और अर्थ का सहभाव तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ उसमें गुण और अलंकार भी होना अति आवश्यक है काव्य में। वे कहते हैं कि जो है उनने बहुत और भी कई चीजें कही हैं, जैसे रीति आत्मा काव्य से, वो रीति को जो है काव्य की आत्मा मानते हैं। काव्य ग्राह्य अलंकारात
काव्य अलंकार जो है, अलंकार के योग से ही काव्य की शोभा होती है या शोभा बढ़ती है, इस प्रकार की बातें इन्होंने की है। और ये रीति जो सिद्धांत है उसके प्रणेता है। वामन की जो रचना है वह है काव्य अलंकार सूत्र। वामन की रचना है काव्य अलंकार सूत्र, ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अगले आते हैं कुंतक। कुंतक को हम, जो कुंतक की पहचान है वो अलंकार शास्त्र के मौलिक विचारक हैं, वो अलंकार के ही विचारक माने जाते हैं, मौलिक विचारक हैं। और उनका मानना है कि वो जो है काव्य के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द शक्ति है वह है अभिधा। अभिधा में जो काव्य लिखा जाएगा वो सबसे बेहतर काव्य होगा। और इनकी जो रचना है कुंतक की वह है वक्रोक्ति जीवित। वक्रोक्ति जीवित इनकी रचना है। और वक्रोक्ति संप्रदाय के ये, वक्रोक्ति संप्रदाय जो है उसके प्रणेता है। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रणेता होंगे। तो ये चीज ध्यान देने की बात है कि इन्होंने जो है, इन्होंने कहा क्या है, शब्दार्थो सवितौ वक्र कवि व्यापार शालिनी बंधे व्यवस्थितो काव्यम तद्भि आह्लादकारिणी। सहृदय को आह्लादित करने वाले एवं मन को आकर्षित करने वाले कवि व्यापार से युक्त वाक्य विन्यास में सुंदर ढंग से व्यवस्थित एवं साहित्यमय शब्द और अर्थ को काव्य कहा जाता है। इन्होंने कहा कि सहृदय की बात इन्होंने की है। सहृदय का मतलब होता है काव्य को पढ़ने वाला या काव्य को सुनने वाला जो होता है, या देखने, दृश्य काव्य की बात करेंगे, देखने वाला जो है, जो होता है उसके मन को आह्लादित करे, उसके मन को प्रसन्न करे, हर्षपूर्ण करे और आकर्षित करे। उसको मन को आह्लादित करने के साथ साथ जो है उसको अपनी ओर आकर्षित करने वाला कवि व्यापार, कवि द्वारा लिखा हुआ वाक्य विन्यास से सुंदर ढंग से व्यवस्थित और साहित्यमय शब्द और अर्थ जो है वह काव्य है। तो ऐसा शब्द और अर्थ का जो है, ऐसी व्यवस्थित और साहित्यमय ढंग से लिखा गया वाक्य जो है, जिसमें क्या होना चाहिए, एक तो सहृदय को आह्लादित करे, प्रसन्न करे, और दूसरा उसको मन को जो है आकर्षित करे। तो ऐसे शब्द अर्थ को हम काव्य कहते हैं। ये तो है संस्कृत आचार्यों की बात। अब बात करते हैं केशवदास की। ये रीतिकालीन काव्य है, जो आचार्य है हिंदी में, जो है जिनकी हिंदी में बात होती है, सबसे पहले रीतिकालीन आचार्यों की बात होती है। रीतिकालीन आचार्यों ने जो है कोई नवीन उद्भावना तो नहीं दी, परंतु इन्होंने जो संस्कृत के आचार्य थे उनकी हिंदी में रूपांतरण करके, हिंदी में अनुवाद करके जो है कुछ अपने जो है विचार दिए काव्य के संबंध में। पहले केशवदास कहते हैं वो अलंकारवादी जो है आचार्य हैं, ये अलंकार को प्रमुख मानते हैं काव्य के लिए। उन्होंने कहा है, यद्यपि सुधाति सुलक्षणी सुवर्ण सुरस्मृत भूषण बिनुन विराजई कविता बनिता मित। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस स्मृत। इस प्रकार एक सुंदर स्त्री जो है, सुंदर होने के बावजूद अगर वो आभूषण नहीं पहनते तो इतनी सुंदर रहती है, उसकी शोभा जो है आभूषणों से होती है। एक सुंदर स्त्री की शोभा जिस प्रकार आभूषण ग्रहण करने से बढ़ जाती है, उसी प्रकार कविता भी जो है वो अलंकारों के आने से, अलंकारों के प्रयोग से कविता की शोभा बढ़ती है। या कविता और स्त्री जो है बिना आभूषण के उतनी सुंदर नहीं होती, उनकी सुंदरता कम हो जाती है, ये इनका मानना है। तो इन्होंने जो है माना है कि अलंकार जो है कविता के लिए अनिवार्य तत्व है। दूसरे हैं चिंतामणि। चिंतामणि जो है कहते हैं, सगुना अलंकारन सहित दोष रहित जो होई शब्द अर्थ ताको कवित कहत विभुत कोई। तो कहते हैं सगुण, गुण के साथ, अलंकार, गुण और अलंकार सहित जो है दोष रहित जो हुई, दोष से रहित जो हो, शब्द अर्थ ताको कवित कहत विभुत कोई। हर व्यक्ति जो है उस शब्द और अर्थ को कविता कहता है जिसमें गुण हो, अलंकार हो और दोषों से रहित हो। ऐसे शब्दार्थ को सभी जन, सभी व्यक्ति काव्य कहते हैं। कुलपति कहते हैं, कुलपति के अनुसार जनता अद्भुत सुख सदन शब्द और अर्थ कवित्व यह लक्षण मैंने कियो समुझ ग्रंथ बहुचित। वो कहते हैं कि जो है जनता अद्भुत सुख सदन, जो लोगों के अद्भुत सुख का सदन हो, यानी कि जो लोगों को अद्भुत सुख प्रदान करे, ऐसे शब्द अर्थ को कविता कहते हैं या कविता कहा जाता है। मैंने बहुत ग्रंथों को देखकर, बहुत ग्रंथों के बारे में विचार करने के पश्चात
यह लक्षण कविता का दिया है कि कविता वह शब्दार्थ कविता है जो लोगों के अद्भुत जन का जो है सदन हो, जो लोगों को अद्भुत प्रकार का सुख प्रदान करे। आगे रामचंद्र शुक्ल की बात करते हैं। महान आलोचक रहे हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक रहे हैं और हिंदी में बहुत प्रतिष्ठित रूप से इनका जो है नाम लिया जाता है। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी से जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। इनका मानना है कि जिस प्रकार जो है आत्मा की मुक्तावस्था को इन्हें ज्ञान दशा कहा है और हृदय की मुक्तावस्था को इन्हें रस दशा कहा है। यही रस दशा, यही हृदय की मुक्त अवस्था होने के बावजूद जो मनुष्य की वाणी से जो शब्द विधान होता है, जो शब्द विधान निकलता है, जो अभिव्यक्त होता है, उसे कविता कहा जाना चाहिए। हृदय की मुक्त अवस्था के शब्दों को हम जब हृदय हमारे मुक्त अवस्था में हो, स्वतंत्र अवस्था में हो, आजाद अवस्था में हो, उस समय हमारे हृदय से, हमारे मुख से, हमारे मुख विवर से जो अभिव्यक्ति होती है वह काव्य या कविता कहलाती है। नंबर 2, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद कहते हैं छायावादी कवि हैं, छायावाद के प्रमुख स्तंभ है, लेखक जो है नाटककार रहे हैं, उपन्यासकार रहे हैं, प्रमुख रूप से जो है छायावाद के समय इनका कवि लेखक रहे हैं। उनका मानना है काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। उन्होंने कहा काव्य जो है आत्मा की संकल्पना है, बस कविता आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। संकल्पात्मक अनुभूति जो हमारी आत्मा की संकल्प है उसकी अनुभूति है, उसका संबंध किसी विश्लेषण से, विकल्प से या विज्ञान से नहीं किया जा सकता। उसका कोई विज्ञान से संबंध नहीं है, वो तो हमारी आत्मा की अनुभूति है, बस आत्मा की अनुभूति को काव्य उन्होंने कहा है। अगले हैं डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने जो है एक आलोचक रहे हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक रहे हैं। तो वो कहते हैं रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है, यानी जो रसपूर्ण शब्दार्थ हो वही काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। जो हमारे रसात्मक शब्दार्थ है वो काव्य है और उसकी ही जो छंदोमयी विशिष्ट विधा जो आधुनिक अर्थ में हम कविता कहते हैं। तो ये डॉक्टर नगेंद्र का मत है। तो आज की इस कक्षा में हमने जाना काव्य लक्षण के संबंध में, जो संस्कृत के आचार्य, रीतिकालीन आचार्य और वर्तमान जो आलोचक है उनके विचार हमने जाने। और इसमें हमने जो हमने कहा कि प्रमुख जो हम अगर इसे प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि देखते हैं तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि किस आचार्य का काव्य लक्षण क्या है और उसकी कौन सी रचना है, वो किस प्रकार से प्रसिद्ध है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे मम्मट काव्य प्रकाश, हेमचंद शब्दानुशासन, विद्यानाथ एकावली, ऐसी जो है अन्य जो है उनकी जो है रचनाएं आपको पता होनी चाहिए, जो कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद। अगली कक्षा में मिलेंगे किसी नई टॉपिक के साथ।